हिंदी व्याकरण की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग शब्द निर्माण की एक विधा उपसर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। छठी कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए उपसर्ग महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उपसर्ग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए उपसर्ग के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले उपसर्ग की परिभाषा समझते हैं। परिभाषा के विषय में हमारे विद्वानों का कहना है कि ऐसे शब्दार्थ जो किसी सार्थक शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हों उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग में उप और सर्ग है। उप का अर्थ है समीप, पास में या निकट। सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना या निर्माण करना। अब इस तरह से उपसर्ग की परिभाषा बनी है कि ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगता हो और उसके अर्थ में परिवर्तन लाता हो वह उपसर्ग कहलाता है। एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जैसे शब्द है हार। हार का अर्थ है हार जाना या माला। माला भी हार का अर्थ होता है। अब इसमें अगर हम कोई उपसर्ग जोड़ते हैं, जैसे हार के पहले अगर हम एक उपसर्ग आ जोड़ देते हैं तो शब्द बना हमारा आहार, जिसका अर्थ हुआ भोजन। तो देखिए कितना परिवर्तन हुआ। हार का मतलब हार जाना या माला और आहार का मतलब भोजन। दोनों शब्द में कोई तालमेल ही नहीं है, बिल्कुल अर्थ बदल गया। और उदाहरण एक लेते हैं, धर्म है। अब इसमें अगर हम एक उपसर्ग जोड़ते हैं औ, तब यह हो जाता है अधर्म। तो धर्म का विपरीत बन गया, यानी कि परिवर्तन हुआ। हार में ही अगर हम एक उपसर्ग प्र जोड़ देते हैं तो शब्द बन जाता है हमारा प्रहार, और प्रहार का अर्थ होता है कष्ट देना या किसी को मारना। तो इस तरह से हम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं शब्दों के निर्माण में। यह शब्द के पहले आते हैं और एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से देख रहे हैं आप कि हिंदी व्याकरण में शब्द निर्माण के लिए उपसर्ग कितना उपयोगी है। शब्द निर्माण के लिए हम संधि का प्रयोग करते हैं, हम समास का प्रयोग करते हैं, उपसर्ग का भी प्रयोग करते हैं और प्रत्यय का भी प्रयोग करते हैं। आने वाली कक्षाओं में मैं इन सब के बारे में एक सार्थक कक्षा लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और कमेंट वगैरह करने में पीछे नहीं रहिएगा। अब देखिए, इसमें हम लोग देखेंगे कि उपसर्ग और शब्द में अंतर क्या है। तो उपसर्ग तो बताया गया था कि शब्दांश है। शब्दांश का मतलब होता है कि उसका हम स्वतंत्र प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और शब्द का मतलब है कि हम उसका स्वतंत्र प्रयोग कर सकते हैं। तो यही उपसर्ग और शब्द में अंतर है। उपसर्ग शब्दांश है और ये एक शब्दांश है, और इसका हम स्वतंत्र प्रयोग नहीं कर सकते हैं। स्वतंत्र प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और शब्द ये शब्द है और इसका स्वतंत्र प्रयोग
प्रयोग कर सकते हैं। यही दोनों में मुख्य रूप से अंतर है। अब आगे हम बढ़ते हैं और उपसर्ग का क्या कार्य है भाषा में या व्याकरण में, हम उपसर्ग क्यों पढ़ें, इसकी क्या उपयोगिता है। तो परिभाषा में जैसा कि हम लोग पढ़े कि उपसर्ग से नए शब्दों का निर्माण होता है, उसके जो शब्द दिए गए हैं उसमें अगर कोई उपसर्ग लगाते हैं तो उसका अर्थ बदल जाएगा। तो उस सब के आधार पर हम उपसर्ग के यहाँ 3 कार्य निर्धारित कर सकते हैं। पहला है कि शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाना, जैसे हार का मतलब है माला या हार जाना और आहार का मतलब हो गया भोजन, तो अर्थ में परिवर्तन हुआ। विपरीत अर्थ देना भी उपसर्ग का काम है। जैसे अगर हम शब्द लिखते हैं ज्ञान और इसमें अ जोड़ देते हैं तो शब्द बन जाता है अज्ञान, जो कि ज्ञान का उल्टा है, ज्ञान का विपरीत है। वैसे ही धर्म है एक शब्द और इसके पहले अगर हम अ जोड़ देते हैं तो शब्द बन जाता है अधर्म, और अधर्म शब्द धर्म शब्द का विलोम है। तो उपसर्ग ये भी काम करता है। इसके अलावे उपसर्ग से शब्द के अर्थ में तेजी आता है या उसका विशेष अर्थ प्रकट होता है। जैसे अब शब्द है, मान लिया जाए कि स्थिति, और इसमें अगर हम एक उपसर्ग जोड़ देते हैं परिस्थिति शब्द बन जाता है। तो स्थिति और परिस्थिति में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है, बल्कि स्थिति का ही विशेष अर्थों में जब प्रयोग हो तो उसको हम परिस्थिति कहते हैं। तो इस तरह से आप देखें कि उपसर्ग कितना महत्वपूर्ण है। यह शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाता है, यह शब्द का उल्टा अर्थ देता है, विलोम शब्द देता है, और इससे शब्द की विशेष अर्थ का भी बोध होता है। अब हम लोग ध्यान देंगे कि हिंदी में जो प्रयोग करते हैं हम लोग उपसर्गों का, उन उपसर्गों का स्रोत क्या है, माने वे उपसर्ग कहाँ कहाँ से आए हुए हैं। तो देखिए हमारे यहाँ संस्कृत भाषा की जो 22 उपसर्ग है, उन 22 उपसर्गों का प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं। सभी उपसर्गों का अर्थ अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त होता है, लेकिन 22 उपसर्गों का प्रयोग कहीं न कहीं हम करते हैं हिंदी भाषा में भी। इसके अलावे हिंदी के अपने 10 उपसर्ग हैं। नी, अ, अन, अद, उन, औ, दु, विन, भर, कु, क, सु, स आदि। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हिंदी भाषा में अरबी फारसी के भी 12 उपसर्गों का प्रयोग करते हैं, जिसमें अल, कम, खुश, गैर, दर, ना, वद, वर, बिल, बे, ला, हम आदि उपसर्ग हैं। तो हिंदी भाषा के उपसर्गों का यह स्रोत है हमारा, कि कुछ उपसर्ग आए हैं संस्कृत से, कुछ आए हैं अरबी फारसी से, और कुछ हिंदी के अपने शब्द हैं। अगली कक्षा में हम प्रत्येक भाषा से आए उपसर्गों का अर्थ और उससे बने शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ उपसर्गों को शब्दों के साथ जोड़ने का जो विशेष नियम है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, और इस तरह से ये हमारा जो उपसर्ग की कक्षा है बहुत लाभदायक साबित हो जा सकती है। अब संस्कृत के जो उपसर्ग हैं प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दूर, वी, आ, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। तो इनकी 2 विशेषताओं पर हम चर्चा करेंगे। एक कि इन सारे शब्दों से हम संस्कृत के भी शब्द बनाते हैं और हिंदी के भी बनाते हैं। जैसे अब परा उपसर्ग है, मान लिया जाए
तो एक जयति शब्द है। जयति माने होता है विजय पाना, जीतना, और पराजयते, इसमें परा उपसर्ग जोड़ दिए तो हो गया पराजयते। तो इसी तरह से हिंदी में भी जय और पराजय, ये हिंदी में परा उपसर्ग से बना दिए, जय पराजय और जयति पराजयते। तो संस्कृत के उपसर्गों की विशेषता है कि संस्कृत भाषा में भी इसका प्रयोग करते हैं और हिंदी भाषा में भी करते हैं। इसमें दो उपसर्ग ऐसे हैं, अपि और अति, जिनका प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से भी करते हैं। अपि का मतलब हो जाता है भी, जिसका हम प्रयोग करते हैं संस्कृत में, और अति माने बहुत अधिक, उसका भी हम प्रयोग करते हैं। अपि और अति ये दो उपसर्ग की परिभाषा के अपवाद हो सकते हैं, क्योंकि परिभाषा में बताया गया है कि उपसर्ग ऐसा शब्दांश है जिनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, लेकिन संस्कृत के इन दो उपसर्गों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से भी हम करते हैं। संस्कृत में तो हमेशा और हिंदी में भी कभी कभी करते हैं। हिंदी के उपसर्ग हैं नी, अ, अन, अद, उन, औ, दु, विन, भर, कु, क, सु, स, ये उपसर्ग हिंदी के हैं और इससे भी हम बहुत सारे शब्दों का निर्माण करते हैं। इसको भी हम अगली कक्षा में प्रत्येक उपसर्ग का अर्थ और उससे बनने वाले शब्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद अरबी, फारसी या उर्दू के जो उपसर्ग हैं, इसमें भी है अल, कम, खुद, गैर, दर, ना, वद, वर, विल, वे, ला, हम। यह भी हिंदी के शब्दों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें भी जैसे एक उदाहरण अगर हम इसमें लेते हैं बे, तो बे का अर्थ है बिना, और इससे जो शब्द बनेंगे वो बेशर्म अर्थ हो जाएगा बिना शर्म के, बेईमान बिना ईमान के, बेहया, हया का मतलब होता है लज्जा, तो बेहया माने बिना लज्जा के। इसी तरह से अगर हम से बनाना चाहेंगे तो हम सफ़र, अगर खुश से बनाना चाहेंगे तो खुशबू। ये बहुत सारे शब्द और बहुत रोचक शब्द, बहुत अच्छे अच्छे शब्द अरबी फारसी के उपसर्गों से भी बनते हैं। तो इन तमाम उपसर्गों के अर्थ और इससे बनने वाले शब्द या उसमें जो महत्वपूर्ण नियम है, उसके साथ हम अगली कक्षा में प्रस्तुत होंगे। और इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर कुछ प्रश्न हो उपसर्ग से संबंधित या व्याकरण में किसी भी विषय से संबंधित, हिंदी और संस्कृत व्याकरण में, तो वो आप पूछ सकते हैं। और मैं भरसक प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा कि आपकी शंका का समाधान किया जाए, आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाए, और आपके लिए हमारा ये क्लास लाभदायक हो, इसकी हम कामना करते हैं। धन्यवाद।